टोकस एकाएक बीच में बोल पड़ा। तो लड़की के साथ आपके ऐसे ताल्लुकात थे? कैसे ताल्लुकात थे? अब क्या खाका खींच कर समझाना होगा? हाँ, खाका खींच कर समझाना होगा। रखेल थी वो आपकी। श्रीवास्तव का चेहरा कानों तक लाल हो गया। मुझे यूं लगा जैसे वो एकाएक टोकस पर झपट पड़ने वाला हो। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को जब्त किया। मैंने कहा है, वो दांत किटकिटाता हुआ बोला। वो मेरी बेटी के समान थी। टोकस के स्वर में व्यंग का स्पष्ट पुट था। क्यों नहीं, जरूर होगी। श्रीवास्तव ने कर भरी निगाहों से टोकस की तरफ देखा। मेरा बाप कहा करता था कि पराई बेटी से ऐसा रिश्ता वही उम्रदराज आदमी जोड़ता है जो इस रिश्तेदारी को अपनी बदनीयती पर पर्दे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता हो। बेटी होने में और बेटी के समान होने में स्याही और सफेद जैसा फर्क होता है। श्रीवास्तव ने बेचैनी से पहलू बदला। तभी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्राफर वहां पहुंचे। इमारत में 6 फ्लैट थे, लेकिन वहां से पूछताछ का कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। किसी को कुछ मालूम नहीं था। फिर भी खानापूरी की खातिर मैंने हर किसी से सवाल किए। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होने के तौर पर आस पड़ोस से ऐसे सवाल करना मेरी नौकरी का हिस्सा था। 1 घंटा मैंने लोगों से बेमानी माथापच्ची की। बाद में सिगरेट के कुछ कश मारने की नीयत से जब मैं इमारत से बाहर सड़क के पास बिजली के खंभे से टेक लगाए खड़ा था, तो टोकस इमारत से निकलकर मेरे करीब पहुंचा। यह इमारत जिस आदमी की है वह खुद यहाँ नहीं रहता। आते ही वह बोला, यहाँ के सारे फ्लैट किराएदारों के हवाले हैं। मालिक खुद चंडीगढ़ में रहता है। यहाँ उसने बतौर केयर टेकर अपना एक आदमी छोड़ा हुआ है जो कि बेसमेंट में रहता है। उसका नाम बूटाराम है। किराएदार उसी को किराया अदा करते हैं और उसी को बतौर किराएदार अगर उन्हें कोई दुख तकलीफ हो तो बताते हैं। मैंने बूटाराम से बात की है तो वो कहता है कि 7:20 के करीब उसने सीढ़ियों पर पड़ते भारी कदमों की आहट सुनी थी। इस फिजूल की बात से क्या साबित होता है? मैं तनिक झुंझलाया। इतने लोग इमारत में रहते हैं, आवाजाही तो यहाँ पर हर वक्त होती रहती होगी। हर वक्त नहीं तो फिर उस वक्त श्रीवास्तव यहाँ पहुंचा होगा। उसके बयान के मुताबिक तकरीबन इसी वक्त उसके कदम यहाँ पड़े होंगे। हत्यारा तो तब यहाँ पहुंचा नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर के कहने के मुताबिक हत्या 5 और 6 बजे के बीच हुई थी। तौबा, टोकस ने शर्मिंदगी का इजहार किया। ये तो मैं भूल ही गया था। मैंने बड़े बस ब्रेपन से सिगरेट का कश लगाया। तभी तो मेरा बाप कहा करता था कि पहले तोलो फिर बोलो। आगे बढ़ो, मैं बोला। केयर टेकर बूटाराम कहता है कि मरने वाली उसको हमेशा चेक देती थी किराए का। तो क्या हुआ? चेक से किराया देने पर कोई पाबंदी है? नहीं, लेकिन साथ ही वह यह भी कहता था कि आम तौर पर उस चेक पर लड़की के दस्तखत नहीं होते थे। मिसाल के तौर पर अभी कल ही किराए का जो चेक उसने बूटाराम को सौंपा था, उस पर किसी राम कुमार अग्रवाल के हस्ताक्षर थे। चेक अभी भी बूटाराम के पास है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। चेक देना बैंक की नेहरू प्लेस ब्रांच का है। मैंने चेक पर से अकाउंट नंबर वगैरह नोट कर लिया है। वेरी गुड। बूटाराम कहता है कि पिछले कई महीने से वो ऐसे ही चेक रिसीव करता आ रहा है, देना बैंक की नेहरू प्लेस ब्रांच का, किसी राम कुमार अग्रवाल के हस्ताक्षर शुदा। रकम कितनी? 2000 रुपए। छोकरी के फ्लैट का किराया 2000 रुपए था। जाहिर है, और वो किराया कोई राम कुमार अग्रवाल भरता था, ये भी जाहिर है। खामखा तो भरता नहीं होगा। खामखा भी टोकस तनिक हंसा। कभी कुछ होता है, जब कोई आदमी किसी लड़की को बिना वजह कुछ देता है तो समझो जरूर कुछ न कुछ वजह है। यह भी तुम्हारे बाप ने कहा था। हाँ, सयाना आदमी था तुम्हारा बाप। एक नंबर का हरामजादा था, लेकिन बातें बढ़िया करता था। मैं हंसा, टोकस भी हंसा। तो मैं बोला, लड़की के इतने शानदार फ्लैट में रहने की वही वजह थी जो हमने सोची थी। किसी की रखेल थी वो, किसी एक की कहां को, हो सकता है कईयों की हो। एक कैंडिडेट तो अभी भी ऊपर उसके फ्लैट में बैठा है, लेकिन वो तो उसे अपनी बेटी बताता है। बेटी? फ्लैट में कोई नौकर चाकर भी तो होगा। इस बाबत कुछ पता लगा? हाँ, लगा। केयर टेकर से ही लगा। पक्का नौकर चाकर कोई नहीं, सिर्फ एक नौकरानी है जो दिन में आती है और काम करके चली जाती है। लेकिन वो आती कहां से है ये किसी को नहीं मालूम। कल आएगी तो सही। जाहिर है
उससे ये मालूम हो सकता है कि फ्लैट में कोई चीज चुराई गई थी या नहीं। जरूरी नहीं, फिर भी पूछने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। वैसे लगता तो नहीं कि फ्लैट से कोई चीज चुराई गई हो। हाँ, एक बात तुमने देखी थी। कौन सी? लड़की के बेडरूम की खिड़की खुली थी। देखी थी। उसके बाहर ही इमारत के फायर एस्केप की लोहे की गोल सीढ़ियां हैं जो कि इमारत के पहलू में उतरती है। उधर अंधेरा होता है और आवाजाही भी नहीं होती। तुम ये कहना चाहते हो कि लड़की के फ्लैट में उधर से कोई चोर घुसा हो सकता है? हाँ, बड़ी सहूलियत से। वो चोरी की नीयत से फायर एस्केप के रास्ते फ्लैट में घुसा होगा। उसने फ्लैट खाली समझा होगा, लेकिन भीतर लड़की सोई पड़ी थी जो कि उसकी आहट सुनकर जाग गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की होगी तो चोर ने उसके सिर पर पत्थर का फूलदान दे मारा होगा। मैंने बड़ी गंभीरता से सहमति में सिर हिलाया। मुझे अनायास ही फिर मरने वाली की हमनाम अपनी बीवी का ख्याल आ गया। मेरी बीवी भी तो घर में अकेली होती थी। मेरी नाइट ड्यूटी तो आम बात थी। कोई यूं अगर कभी घर में घुसकर उसका खून कर जाए तो? मुझे खामखा ही घबराहट होने लगी। मैं 1 मिनट आया, एकाएक मैं बोला। टोकस को बोलने का अवसर दिए बिना ही मैं लंबे डग भरता हुआ वहां से विदा हो गया। मार्केट में स्थित एक रेस्टोरेंट के टेलीफोन से मैंने अपने घर का नंबर मिलाया। 3 साल मेरी शादी को हो गए थे। उन 3 सालों में घर पर यूं खामखा टेलीफोन में पहली बार कर रहा था। मुझे दूसरी ओर घंटी बजने का सिग्नल मिलने लगा, लेकिन फोन किसी ने ना उठाया। मैंने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। 11 बजे थे। इस वक्त घर से कहां चली गई मेरी बीवी? शायद आस पड़ोस में कहीं वीडियो देखने चली गई होगी, लेकिन 11 बजे तक तो उसे वहां से भी आ जाना चाहिए था। मैंने लाइन काटकर दोबारा नंबर मिलाया। दोबारा भी वही हुआ जो पहली बार हुआ था। घंटी बजती रही, जवाब ना मिला। मैंने लाइन काटकर 199 डायल किया और वहां से अपने घर का नंबर मांगा। रिंग जा रही है, कुछ क्षण बाद ऑपरेटर बोला, लेकिन जवाब फिर भी ना मिला। अब कम से कम इस बात की गारंटी हो गई थी कि फोन खराब नहीं था। फोन ठीक था, घंटी बजी रही थी, लेकिन दूसरे सिरे पर उठाने वाला कोई नहीं था। मेरी नाइट ड्यूटी में रात के 11 बजे मेरी बीवी मेरे घर पर नहीं थी। होती तो फोन जरूर उठाती। वो घर पर नहीं थी तो कहां थी? झुंझलाकर मैंने रिसीवर क्रेडल पर पटका और वहां से बाहर निकल आया। मैं वापस लौटा। क्या बात थी? टोकस तनिक उलझन भरे स्वर में बोला। कुछ नहीं। मेरा स्वर अनायास ही रूखा हो गया था। वो तनिक सकपकाया और फिर बोला, एम्बुलेंस लाश ले गई है। गुड। मुझे उस वक्त लाश नहीं, अपनी बीवी सोच रही थी। रात के 11 बजे कहां गई थी मेरी बीवी? केयरटेकर का नाम क्या बताया था तुमने? एकाएक मैं बोला। बूटाराम। टोकस बोला। उसे बुलाओ। सबसे पहले मैंने चेक देखा। मैंने बूटाराम से पूछा, लड़की से कभी इस बाबत सवाल नहीं किया कि चेक किसी और का साइन किया हुआ क्यों होता है? माई बाप। बूटाराम विनयशील स्वर में बोला, मैं कौन होता हूं ऐसा कोई सवाल करने वाला? चेक कभी वापस तो आया ही नहीं, हमेशा कैश होता है। इस बाबत कोई सवाल करना भी होता तो मालिक करता, मैं क्यों करता? मालिक कौन है तुम्हारा? गुरदयाल सिंह नाम है उनका। चंडीगढ़ रहते हैं। दिल्ली कभी नहीं आते? आते हैं, अक्सर आते हैं। दिल्ली आते हैं तो कहां ठहरते हैं? यहीं? नहीं, यहां के तो सब फ्लैट किराए पर उठे हुए हैं। तो सुजान सिंह पार्क में उनका एक फ्लैट है। दिल्ली आते हैं तो सरदार साहब वहीं ठहरते हैं। इस चेक पर जिस शख्स की साइन है वो यहां आता जाता होगा? साहब, यहां तो कई लोग आते जाते हैं। मुझे क्या पता उनमें से कौन निशा का ये चेक देता था। कोई अंदाजा? हाँ, वो तनिक धीमे से बोला। अंदाजा तो है। अंदाजा ही बताओ। एक शख्स यहां महीने में 3 या 4 बार आता है। उसके आने का कुछ पक्का नहीं होता। कभी वह लगातार 2-3 रोज आ जाता है तो कभी 3-3, 4-4 हफ्ते बाद आता है। लेकिन जिस दिन मुझे निशा मेम साहब से किराए का चेक हासिल होता है उससे पहले दिन वह जरूर आता है। इसी वजह से मेरा अंदाजा है कि वही आदमी राम कुमार अग्रवाल है जो कि निशा मेम साहब के फ्लैट का किराया चुकाता है। उसका हुलिया बयान कर सकते हो?
वह लगभग 50 साल का अधपके बालों वाला दुबला पतला आदमी है जो हमेशा सफेद कपड़े पहनता है। गर्मियों में सफेद सफारी और सर्दियों में सफेद सूट। वो आंखों पर सोने के फ्रेम का चश्मा लगाता है और बाएं हाथ के बीच की उंगली में हीरे की अंगूठी पहनता है। यहां पहुंचता कैसे है वो? अपनी इम्पाला कार खुद ड्राइव करके। कार का नंबर की तरफ तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वह जब आता था तो निशा हमेशा घर पर होती थी? जरूरी नहीं। वो घर पर नहीं होती थी तो वो क्या करता था? वापस चला जाता था या कार में बैठकर इंतजार करता था? माई बाप, बूटाराम तनिक रहस्यमय स्वर में बोला। वह फ्लैट के भीतर बैठकर इंतजार करता था। भीतर बैठकर? यानी कि उसके पास फ्लैट की चाबी है? हाँ। और किस किस के पास लड़की के फ्लैट की चाबी है? एक मोटा ताजा भारी भरकम सिर से गंजा आदमी भी यहाँ आता है। वो भी निशा मेम साहब न हो तो फ्लैट के भीतर ही जाकर बैठता है। वो निश्चय ही निशा के एजेंट एसपी श्रीवास्तव का जिक्र कर रहा था। और किसके पास है चाबी? उस नौकरानी के पास है जो दिन में सफाई वगैरह करने आती है। और वह हिचकिचाते हुए बोला, मेरे पास है। तुम्हारे पास किस लिए? यहाँ के केयर टेकर की अपनी हैसियत से मेरे पास हर फ्लैट की चाबी है। किसी को एतराज नहीं होता इस बात पर? जिसको एतराज हो वो अपना ताला बदलवा सकता है। किसी ने बदलवाया है? नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने उसे घूरा। तुम क्या लोगों के ताले खोल खोल कर देखते रहते हो? नहीं साहब, नहीं। वो बौखला कर बोला, हरगिज भी नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम कि किसी ने ताला नहीं बदलवाया हुआ है? यूं ही अंदाजन। तुम्हारे पास चाबी होने का मतलब मुझे नहीं पता। शुरू से ही हर फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है। जब मैं केयरटेकर मुकर्रर हुआ था तो वो चाबियां सरदार साहब ने मुझे सौंपी थी। कभी किसी चाबी के इस्तेमाल की नौबत आई? एक बार आई थी। कोई भीतर किचन में गैस खुली छोड़ गया था। पड़ोसी फ्लैट वाले ने शिकायत की थी कि बंद फ्लैट में से गैस की गंध आ रही है। तब मैंने फ्लैट का ताला खोला था और किचन में जाकर गैस बंद की थी। तब मेरे पास चाबी ना होती तो यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सारी इमारत को आग लग सकती थी। और किसके पास थी चाबी?